बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हेड्स ऑफ इनकम में से सैलरी को डिस्कस कर चुके हुए हैं, प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम को डिस्कस कर चुके हुए हैं, कैपिटल गेन को बड़ी डिटेल से देख चुके हुए हैं। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो टैक्सेशन है। हम इसकी कुछ लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वालिफाई करता है इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। हम इसकी कॉम्प्यूटेशंस को देखेंगे और आईआरएस पे रेलेवेंट पार्ट को देखेंगे कि कहाँ पे ये जो सारी अदर सोर्स की इनकम है उन्होंने आना है और इसकी कॉम्प्यूटेशन कैसे होनी है। तो आइए देखते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ये एक इंक्लूसिव सेक्शन है, जिसमें जो भी हेड ऑफ इनकम ऊपर हमने डिस्कस की वो तो उसका पार्ट नहीं होंगे, और जो इनकम या एक्सपेंस बाकी किसी हेड ऑफ इनकम में क्वालिफाई नहीं करता, इंक्लूडिंग जो हमने पढ़ना है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो वो यहाँ पे क्वालिफाई करेगा। एवरी काइंड ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर not included in any other head other than income exempt from tax shall be chargeable to tax under the head income from other sources। डिविडेंड है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डिविडेंड कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। डिविडेंड इसके अंदर शामिल होगा, रॉयल्टी जो आपने रिसीव की है, प्रॉफिट ऑन डेट जिसको नॉर्मली इंटरेस्ट कहा जाता है। अगर आपको एफबीआर से कोई डिलेड रिफंड की वजह से कोई कंपनसेशन मिली है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगी। ये जो कलर डिफरेंट है ये हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किए थे। ग्राउंड रेंट है, जो आप सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर कोई अमेनिटीज या यूटिलिटीज से मेंटेनेंस के नाम पे कोई पैसे ले रहे हैं, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। इनकम फ्रॉम प्राइज बॉन्ड्स, रैफल, लॉटरी, क्विज, ये भी एक कोई कंपनसेशन, ये भी कोई प्रमोशन के नाम पे मिलते हैं पैसे, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन फॉर प्रोवाइडिंग और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग राइट, ये भी इसके कोई नेचुरल रिसोर्सेज के, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन और यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी इसी के अंदर शामिल है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं, आप उसको वेकेट करने के लिए कोई पैसे दिए जाते हैं, वो भी इसका हिस्सा है। अगर आपकी कोई अप्रूव्ड इनकम पेंशन फंड है, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान है या वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स हैं, वो भी इसी के अंदर मिलेंगे। अगर कोई फेयर मार्केट वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हैं, कोई भी गिफ्ट आपने रिसीव किया है और वो अदर देन नॉर्मल बैंकिंग चैनल है, तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। इनकम अराइजिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी ऑन इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, यहाँ पे टैक्स होंगे। आगे वो ये कह जा रहे हैं, ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपने कोई भी लोन, एडवांस, डिपॉजिट लिया है इन टैक्स ईयर और वो आपने अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक लिया है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी। इसके अंदर वो शामिल नहीं है जो आप गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट आप कोई एडवांस रिसीव करते हैं जहां पे आपने सेल करना होता है। तो अगर आपको ये बैंकिंग चैनल को प्रमोट करने की एक प्रोविजन है इसके अंदर। उसके बाद ये है कि अगर आपने कोई एनी प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव किया है फ्रॉम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, और वो आपको अरियर्स में मिला है, यानी आपको बैक डेट्स का कुछ पिछले चंद महीनों का या पिछले चंद सालों का कोई प्रॉफिट ऑन डेट मिला है, और जब आप उसको इस साल में टैक्स करते हैं तो वो हायर रेट ऑफ टैक्स लग जाता है। तो फिर हमारे पास एक प्रोविजन होती है कि हम कमिश्नर को एक नोटिस इन राइटिंग दें और हम ये कहें कि जी ये वाला जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये पिछले सालों का मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं इसके ऊपर पिछले सालों का रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना चाहता हूं। तो आप कमिश्नर को अप्लाई करते हैं तो आप इसके ऊपर वो वाला रेट लगा सकते हैं जो कम रेट है। अब हम देखते हैं कि एक स्प्रेडशीट के अंदर वर्किंग कैसे की जाए इसकी, और आईआरएस का पोर्टल का कौन सा पार्ट है जहां पे ये वाली सारी इनकम्स इनकॉर्पोरेट होनी है। अच्छा जी, जो हमारे पास एक केस स्टडी है उसमें सेल 50 मिलियन की है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 मिलियन की है, जीपी इनका 30 मिलियन का है, अदर एक्सपेंसेस हैं और 40 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसको हमने फोकस करना है वो ये है कि 2 लाख रुपए इन्होंने रिसीव किया एक बंदे से, लेकिन उसकी कोई इनवाइस या अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। सेल वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए से अंडरस्टेटेड है, और एक गाड़ी इन्होंने डिक्लेयर की हुई है 2 मिलियन की, जिसकी मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए की है। अब हम रीवर्क करते हैं, जो इन्होंने डिक्लेयर किया 40 मिलियन, उसमें जो सेल अंडर
स्टेट की हुई है, सबसे पहले तो वो सेल जो उसके अंदर ऐड कर दें। जो 2 लाख रुपया आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, वो बिजनेस इनकम नहीं बनेगी, वो अदर इनकम में जाके क्वालिफाई करेगा। तो जो रीवर्क करने के बाद टैक्सेबल बिजनेस इनकम बनी है 40.8 मिलियन की, और अदर इनकम में 1-2 लाख रुपया वो शामिल करेंगे जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कहाँ से आया है। और दूसरा जो इन्होंने डिक्लेयर की हुई है 2 मिलियन की गाड़ी, वो गाड़ी जो 5 मिलियन की है, तो डिफरेंस जो है वो अदर इनकम का पार्ट है। टोटल इनकम बन गई है 44 मिलियन की। इसको जो भी रेट एप्लीकेबल हो वो रेट लगाएं और अपनी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करें। अब हम देखते हैं आईआरएस में ये कहाँ पे लोड होती हैं। आप नॉर्मल अपना आईआरएस का पोर्टल ओपन कीजिए एफपीआर के वेबसाइट से। वहाँ पे आप अपनी आईटीआर में आ जाइए, जिस साल की भी आप अपनी आईटीआर सबमिट करना चाहते हैं। वहाँ पे ऊपर सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज में जब आप आएंगे तो वो आपको बताएगा इनकम लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे आप अपनी टोटल अमाउंट डालिए, एग्जाम्प्ट डालिए और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स डाल दीजिए। चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई। प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट्स, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट, लोन एडवांस जो आपने कैश में रिसीव किया, आपकी इनकम बन गई। कोई अदर रिसीट, कोई बिल्डिंग जहां पे आपकी खड़ी है उसका ग्राउंड रेंट, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ बिल्डिंग, ये सारे वही हेड हैं जो हमने पीछे। यहाँ पे कुछ डिडक्शंस भी इन इनकम को अराइव करने के लिए, अर्न करने के लिए जो भी रिलेटेड एक्सपेंस आपका हुआ है वो आपको यहाँ पे अलाउ होगा और नेट इनकम टैक्सेबल होगी। पॉइंट वही है, आप वो एक्सपेंस आपने कहीं और क्लेम ना किया हो, एक पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त वही है कि वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस ना हो, जो एफबीआर के सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 21 में रिलेट करता है, ताकि जहां पे आपने विदहोल्डिंग टैक्स नहीं डिडक्ट किया या और कोई भी इनएडमिसिबल एक्सपेंस है वो आप एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लेम कर लीजिए। नेट जो आपकी इनकम होएगी वो नॉर्मल टैक्स के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा। आप कंप्यूटेशंस में जाएंगे, तो कंप्यूटेशंस में जाएंगे तो आपकी कंप्यूटेशन हो के यहाँ पे सामने आ जाएंगी। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी पेएबल या रिसीवेबल हो जाए वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी अदर इनकम की जो टैक्सेशन है उसको बड़े अच्छे तरीके से सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर प्रोफेशनल एंड डिटेल्ड वीडियोज ऑन टैक्स। थैंक यू वेरी मच।